हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी लोक भारती कक्षा 10वीं का जो दूसरी इकाई का चौथा चैप्टर है छापा। छापा का अर्थ आपने सुना ही होगा। छापा मतलब क्या होता है, या तो इनकम टैक्स का छापा हो गया या फिर पुलिस का छापा हो गया। वो यहाँ पे उसी छापे की बात की गई है। तो इसका जो शीर्षक है छापा, और इसका आपको अर्थ समझ गया होगा। अभी जो इसके जो हम लेखक है वो है ओम प्रकाश आदित्य जी। अब उनका परिचय देख लेते हैं कि ओम प्रकाश आदित्य जी का परिचय किस प्रकार है। उनका जन्म 1936 गुरुग्राम हरियाणा में हुआ था और उनकी मृत्यु 2009 भोपाल में हुई थी। उनका परिचय: ओम प्रकाश आदित्य हिंदी के वाचिक परंपरा में हास्य व्यंग्य के शिखर पुरुष होने के साथ साथ छंद शास्त्र तथा काव्य की गहनतम संवेदना के पारखी थे। आप हिंदी कवि सम्मेलनों में हास्य व्यंग्य के पुरोधा थे। उनकी कुछ प्रमुख कृतियों में से इधर भी गधे हैं, उधर भी गधे हैं, मॉडर्न शादी, गोरी बैठी छत पर, ये काव्य संग्रह उन्होंने प्रसिद्ध थे। जैसे हमने बताया था कि जो ओम प्रकाश आदित्य जी थे वह ऐसे व्यंग्य किया करते थे जो हंसाने वाले थे। अभी हम ये जो छापा है, ये जो लेसन है या फिर एक जो भी कह सकते हैं व्यंग्य है, इसमें जो ओम प्रकाश आदित्य जी ने क्या इसके बारे में क्या संदर्भ दिया है ये हम पढ़ लेते हैं। ये जब भी हमने कहा कि ये क्या है, व्यंग्य परक कविता है और इस कविता से माध्यम से जो कवि हैं वो आम जनता की जो आर्थिक स्थिति का वर्णन किया करते हैं। कवि ने दर्शाया है कि आम आदमी के पास समुन्नत साधन होते हैं और उसके पास ऐसे कुछ साधन नहीं होते हैं कि वो अधिक से अधिक धन जमा कर सकते हैं। उसके घर में खाली बर्तनों के अलावा कुछ भी नहीं होता, फिर भी आयकर विभाग के अधिकारी उसके घर पर छापा डालते हैं, उसके घर की सारी चीजों को अस्त व्यस्त कर देते हैं, फिर भी उन्हें कुछ नहीं मिलता। अंत में हार कर जाते समय वे सिर्फ क्षमा मांगते हुए कहते हैं कि उन्हें किसी ने तो गलत खबर दी थी। यही अधिकारी रईसों के घर जाकर कीमती चीजें अपनी हिरासत में लेते हैं और उन चीजों को वे सरकारी कार्यालय में जमा करते हैं। इसीलिए कवि कहते हैं कि यदि आयकर विभाग के अधिकारी उन चीजों में से कुछ चीजों को उनके घर में कुछ नहीं मिलता ऐसे गरीब लोगों में बांट दे तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। यानी यहाँ पे एक व्यंग्य वाली बात की गई है, हास्य वाली बात की गई है। अब इनका हम एकदम बारीकी से इसका अध्ययन करते हैं कि इसमें उन्होंने क्या क्या कहा है। आगे है जो ओम प्रकाश आदित्य जी हैं, इस जो ये कविता है इसको हम 3 पार्टों में डिवाइड करके इसको पढ़ेंगे। हम पहला पार्ट मेरे घर छापा पढ़ने से लेकर धीरे धीरे तक इसका अध्ययन पहले करते हैं। इसमें जो लेखक है वो कहते हैं, मेरे घर छापा पड़ा, छोटा नहीं बहुत बड़ा। वे आए, घर में घुसे और बोले, सोना कहाँ है? मैंने कहा, मेरी आंखों में है, कई रात से मैं सोया नहीं हूँ। वे रोज से आकर बोले, स्वर्ण दो स्वर्ण। मैंने जोश में आकर कहा, स्वर्ण मैंने अपने काव्य में बिखेरे हैं, उन्हें कैसे दे दूं? वे झुझुलाकर बोले, तुम समझे नहीं, तो हमें तुम्हारा अनधिकृत रूप से अर्जित अर्थ चाहिए। मैं मुस्कुराकर बोला, अर्थ मेरी नई कविताओं में है, तुम्हें मिल जाए तो ढूंढ लो। वे कड़क कर बोले, चांदी कहाँ है? मैं भड़क कर बोला, मेरे बालों में आ रही है धीरे धीरे। अभी इसका अर्थ क्या है? कवि के घर पर आयकर विभाग का जो एक बहुत बड़ा छापा पड़ा था। आयकर विभाग के जो अधिकारी है उनके घर पर पधारे थे। घर में आते ही उन्होंने कवि से कहा, सोना कहाँ है? कवि ने बड़े ही सहज भाव में उत्तर दिया, सोना तो मेरी आंखों में है। क्योंकि वो कवि थे, वो बहुत रातों से सोए नहीं थे, बेचैन थे, तो वह कहते हैं कि सोना मेरी आंखों में है, क्योंकि कई रातों से मैं ठीक से सोया नहीं हूँ। वे आग बबूला होकर बोले, यानी जो आयकर विभाग के अधिकारी थे उन्हें यह सुनकर बहुत ही गुस्सा आया और वे आग बबूला होकर बोले कि हम स्वर्ण के बारे में बात कर रहे हैं। कवि ने भी जोश में आकर कहा, सुन, स्वर्ण तो मैंने अपनी कविताओं में बिखेरा है, उस स्वर्ण को मैं नहीं दे सकता। फिर उन्होंने झलझलाकर कहा, तुम हमारी बात को ठीक से समझ नहीं पा रहे हो, हमें तुम्हारा अनधिकृत रूप से कमाया हुआ धन चाहिए, यानी अर्थ चाहिए। यह सुनकर कवि ने हंसते हुए कहा,
अर्थ मेरी नई कविताओं में समाया हुआ है। यदि आप उसे ढूंढ सकते हैं तो ढूंढ ले। अब उन्होंने कड़क कर कहा, चांदी कहाँ है? कवि ने भी भड़क कर जवाब दिया, चांदी मेरे बालों में धीरे धीरे आ रही है। यानी जो मेरे बाल है आहिस्ता आहिस्ता सफेद हो रहे हैं, मैं उन्हें ही चांदी समझता हूँ। आगे उनकी कविता है, इस प्रकार है। वह कहते हैं, वे उद्भ्रांत होकर बोले, इसको हम यहां तक पढ़ेंगे। रस समा गया। फिर वह बोलते हैं, वह उद्भ्रांत होकर बोले, ये बताओ तुम्हारे नोट कहाँ हैं? परीक्षा में 1 महीने पहले करूंगा तैयार। वे गरजकर बोले, हमारा मतलब आपकी मुद्रा से है। मैं लरजकर बोला, मुद्राएं आप मेरे मुख पर देख लीजिए। वे खड़े होकर कुछ सोचने लगे, फिर सायन कक्ष में घुस गए और फटे हुए तकिए की रुई नोचने लगे। उन्होंने टूटी अलमारी को खोला, रसोई की खाली पीपियों को टटोला, बच्चों की गुलक तक देख डाली, पर बस सब में मिला एक ही तत्व, खाली। कनस्तर को, मटकों को ढूंढा, सब में मिला शून्य ब्राह्मण। देखकर मेरे घर में ऐसा अरण्य कांड, उनका खिला हुआ चेहरा मुरझा गया और उनके बीच सूची हृदय में रौद्र की जगह करुण रस समा गया। अभी इसका जो हमने इसको दूसरे भाग में डिवाइड किया था, इसका जो अर्थ है वह है, कवि के घर में आए हुए जो आयकर विभाग के अधिकारी है वह कवि के दुभ्रांत होकर पूछते हैं कि तुमने नोट कहाँ रखे हैं? कवि ने तपाक से उत्तर दिया, मैं नोट परीक्षा में 1 महीने पहले तैयार करता हूँ। अब उन्हें गुस्सा आया, इसीलिए उन्होंने गरज कर कहा, हम आपके मुद्रा के बारे में पूछ रहे हैं, वह कहाँ है? कवि ने भी गरज कर कहा, आप मुद्राओं को मेरे चेहरे पर देख सकते हैं। उसके बाद उन्होंने बड़े खड़े होकर कुछ सोचा और फिर से कवि के सायन कक्ष में, यानी आराम कक्ष जहाँ पे कवि है वो विश्राम करते थे, वहां पर चले गए। वहां पर वह कवि के एक फटे हुए तकिए की रुई नोचकर देखने लगे कि उसमें तो उन्होंने पैसे नहीं छुपा कर रखे हैं, शायद इसमें रुपए हों। उन्होंने टूटी अलमारी को भी खोलकर देखा, रसोई घर में जो खाली पीपिया थी और उन्हें भी उन्होंने टटोल कर देखा। कवि ने बच्चों की गुल्लक को भी नहीं छोड़ा था। इतना सब कुछ टटोलने के बाद भी उनके हाथ कुछ नहीं लगा और कवि के घर का खाली जंगल देखकर उनका चेहरा मुरझा सा गया और उनके जो बीच सूची हृदय में रौद्र की जगह करुण रस बहने लगा। यानी जो आयकर विभाग के अधिकारी आए थे उनके घर पर, उनमें उनके द्वारा छापा मारे जाने के बाद उनके घर पे अगर कुछ नहीं मिला, जिस कारण जो उनका हृदय था वो क्रोध से एकदम जल रहा था, परंतु कुछ न मिलने के कारण जो उनका क्रोध था, उनका जो गुस्सा था वो शांत हो गया और वह उनका जो मन में था उनके लिए एक अलग ही भावना उत्पन्न हो गई है। आगे है, वे बोले क्षमा कीजिए। यहां से लेकर हम अंत तक देखेंगे। वे बोले क्षमा कीजिए, हमें किसी ने गलत सूचना दे दी है। आपकी असफलता पर वे मन ही मन पछताने लगे, फिर सिर झुकाकर वापिस जाने लगे। मैंने उन्हें रोककर कहा, ठहरिए, सिर मत धुनिए, मेरी एक बात सुनिए। मेरे घर में अधिक धन होता तो आप ले जाते। अब जब मेरे घर में बिल्कुल धन नहीं है तो आप मुझे कुछ देकर क्यों नहीं जाते? जिनके घर में सोने चांदी के पलंग और सोफे हैं उन्हें आप निकलवा लेते हैं। और बहुत अच्छी बात है कि पर जिनके घर पे बैठने को कुछ भी नहीं है उनके यहाँ कम से कम एक तख्त तो डलवा दीजिए। यानी लेखक का स्वभाव था वो बहुत ही मजेदार स्वभाव था। वह कहने लगे कि जिनके घर पे सोने चांदी के इतने सारे ये हैं, उनके घर से आप मेरे घर पे कुछ लाके यहाँ पे रख दीजिए। अभी इसका अर्थ है, लास्ट जो हमने डिवाइड किया था उसका पंक्ति है, उसका अर्थ है, कवि के घर में पूरी तरह से छानबीन करने के बावजूद भी कुछ भी न मिलने के कारण आयकर विभाग के अधिकारी ने कवि से माफी मांगते हुए कहा कि किसी ने हमें गलत सूचना दे दी थी। अपनी असफलता पर वे मन ही मन पछता भी रहे थे। आखिर में वे अपना सिर झुकाकर वापस जाने लगे तो कवि ने उन्हें जाने से रोका और कहा कि आप अब अपना सिर मत धुनिए, मैं जो कह रहा था
कह रहा हूँ उस बात की ओर ध्यान दीजिए। यदि आपको मेरे घर पर अधिक धन मिलता तो आप ले जाते, लेकिन आप लोगों को मेरे घर पे कुछ नहीं मिला, इसीलिए आप लोग अब मुझे कुछ न कुछ तो देकर जाइए। जिनके घर पे सोने चांदी की पलंग या सोफे होते हैं उन्हें आप निकलवा लेते हैं, यह बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन जिनके घर पे बैठने के लिए भी कुछ नहीं है उन्हें कम से कम एक तख्ता तो डलवा दीजिए। यानी लेखक के कहने का मतलब है कि आजकल जो गलत अफवाहों के कारण जो आम जनता है वो बहुत ही परेशान होती है। यहाँ पर उनका एक व्यंग्य रूप से लेखक ने चित्रण किया है। इसमें कुछ शब्द संसार है, जैसे रोष यानी गुस्सा आना, अर्जित यानी कमाया हुआ, अर्थ का होता है पैसा, कनस्तर यानी टीन का पीता, तख्त यानी लकड़ी की बड़ी चौकी। अगर आपको ये जो व्यंग्य है या अगर आपको पसंद आया हो, इसका मतलब समझा हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।